नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन इन दोनों के बारे में संपूर्ण डिटेल से अध्ययन कर लिया था और आपको बता दिया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। ठीक है, ये कल की क्लास में हमने आपको इंट्रो कर दिया था। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो हमारा है कैबिनेट मिशन। कि कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट योजना क्या है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया, इसके क्या प्रमुख प्रावधान रहे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट के साथ हम इसे समझने की और क्लास के अंदर याद करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि सारा का सारा मैटर आपके लिए ही तैयार किया जा रहा है। देखिए, शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। हमारा जो आज का टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना क्या है, इस कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जब हमने कौन कौन सी तारीख है उसके लिए अध्ययन कर लिया तो उस समय कैबिनेट मिशन की बात की थी। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में हमने सन पढ़ा था 1946। अब इस 1946 के अंदर हम 3 प्रकार की तारीख पढ़ने वाले हैं। उन तीनों प्रकार की तारीख की चर्चा करें उससे पहले बात करते हैं ये कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया तो कैसे आया, कब इसका गठन हुआ था, कब इसकी घोषणा की थी, भारत कब आया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन जो है उसका आने का कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। जैसे क्रिप्स मिशन असफल होता है तो संवैधानिक संकट भारत में दूर करने के लिए तत्कालीन जो ब्रिटिश संसद है उस ब्रिटिश संसद के लॉर्ड ऑफ हाउस के अंदर, वहां पे ब्रिटेन के 2 संसद लॉर्ड ऑफ हाउस और लॉर्ड ऑफ कॉमन, ठीक है। तो लॉर्ड ऑफ हाउस के अंदर उस समय के जो भारत सचिव थे उनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस ने एक प्रस्ताव रखा ताकि हम भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके और उसके लिए जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ था उसकी सारी की सारी उस संकट को हम क्या कर सके, दूर कर सके। इसके लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव कहाँ रखा? ब्रिटेन के अंदर। कहाँ रखा? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में कौन सी संसद में रखा? हाउस ऑफ लॉर्ड ऑफ हाउस में, लॉर्ड ऑफ हाउस के अंदर, जो कि ब्रिटेन का उच्च सदन है। इसमें उन्होंने क्या रखा? प्रस्ताव रखा। और इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ उसको हमें क्या करना है, दूर करना है। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है कौन सी पार्टी से? लेबर पार्टी से। कौन सी पार्टी से? लेबर पार्टी से। और उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। इन्होंने इसके गठन की क्या कर ली? सिफारिश कर ली कि हाँ एक मिशन का गठन किया जाएगा। लॉर्ड ऑफ हाउस के अंदर ये प्रस्ताव रखा था और इस कैबिनेट मिशन की क्या कर दी? गठन की बात कर दी। किसकी बात कर दी? गठन की। और ये जो प्रस्ताव रखा था वो कब रखा था? 19 फरवरी को। 19 फरवरी 1946 को। 19 फरवरी 1946 को गठन के संदर्भ में ब्रिटेन के संसद लॉर्ड ऑफ हाउस के अंदर ये प्रस्ताव रखा। ठीक है। अब इसको जो है लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या कर दी? मंजूरी दे दी। इसके बाद में इन्हीं क्लीमेंट एटली साहब ने इसकी घोषणा कर दी। तो गठन की बात थी। अब बात आती है कैबिनेट मिशन की जो है वो घोषणा कब हुई? घोषणा कब हुई? ये जो डेट है वो किसकी है? गठन के संदर्भ में। जब इन्होंने इसकी गठन की बात कर ली थी तो इन्होंने 14 मार्च 1946 को 14 मार्च 1946 को क्या कर दिया? इसकी घोषणा कर दी थी। देखो डेट याद रखनी, 19 फरवरी 1946, 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई क्लीमेंट एटली सर के द्वारा। और घोषणा के बाद में इसका क्या होता है? भारत आगमन होता है। क्या होता है? भारत आगमन होता है इस कैबिनेट मिशन का। और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन घोषणा के 10 दिन बाद होता है। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। तो ये 14 मार्च था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? 24 मार्च 1946 को इसका क्या होता है? भारत आगमन होता है, मतलब कैबिनेट मिशन भारत आता है। आई बात समझ में?
अब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो इस कैबिनेट मिशन के अंदर कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। तो देखिए ये जो कैबिनेट मिशन आता है, इस कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति शामिल थे उनकी बात करें। एक बार ये डेट देख लो, बोर्ड साफ कर लेते हैं अपन। देखो कैबिनेट मिशन सबसे पहले 1946 के बाद ब्रिटेन के लॉर्ड ऑफ हाउस के अंदर एक प्रस्ताव रखा जाता है लेबर पार्टी, और उस समय किसके द्वारा रखा जाता है, पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे। तो उनके गठन की जो है सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री उस समय लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली सर जो थे, उन्होंने 19 फरवरी 1946 को इसके गठन की क्या दे दी, मंजूरी दे दी। अब जैसे ही गठन होता है तो उन्होंने घोषणा कर दी कि 14 मार्च 1946 को कि एक कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन होगा जो कि संवैधानिक गतिरोध को क्या करेगा, दूर करेगा। उसके बाद में वो कैबिनेट मिशन कहाँ आता है, भारत आता है। भारत कब आता है, तो 24 मार्च 1946 को। और भारत जो कैबिनेट मिशन आता है, ये कैबिनेट मिशन कहाँ आ गया, भारत आ गया। कहाँ आ गया, भारत आ गया 24 मार्च 1946 को। तो भारत में कितने व्यक्ति आए थे, तो याद रखना है 3 व्यक्ति आए थे। कितने व्यक्ति आए थे इस कैबिनेट मिशन में, 3 व्यक्ति आए थे। कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। ये 3 व्यक्ति कौन कौन है, देखो जो पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। तो जो पहले जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव किसने रखा था, प्रस्ताव रखा था हमारे पैथिक लॉरेंस ने। किसने रखा था, पैथिक लॉरेंस ने। तो ये जो पैथिक लॉरेंस सर है, पैथिक लॉरेंस, ये जो पैथिक लॉरेंस है वो कौन थे, इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कौन थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, जो कि उस समय ब्रिटेन के क्या थे, हमारे भारत सचिव थे। कौन थे, भारत सचिव थे। अब अध्यक्ष के बाद में जो दूसरे व्यक्ति हैं हमारे, वो दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो दूसरे व्यक्ति थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स उस समय क्या थे, तो ये जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स है वो हमारे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और जो तीसरे व्यक्ति है, तीसरे व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है, एवी अलेक्जेंडर। क्या याद रखेंगे, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। ये इस कैबिनेट मिशन के तीसरे व्यक्ति थे। और इन तीसरे व्यक्ति के पास में कौन सा पदभार था, तो ये जो है वो नौसेना के मंत्री थे, नौसैन्य मंत्री उस समय। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, सुमेलित कीजिए। क्या प्रश्न पूछेगा, सुमेलित कीजिए। पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, और सामने उनकी ये जो पदभार है वो दे दिए जाएंगे और मिलान करने को कहा जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन व्यक्ति कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था, तो 3 व्यक्ति शामिल थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। आई बात समझ में। तो ये 3 व्यक्ति के नाम, चौथा व्यक्ति कोई और दे सकता है, लॉर्ड लिनलिथगो आ सकता है, कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो 3 व्यक्ति के नाम याद रख सकते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न बनता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को। अब कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए और ये 3 व्यक्ति आने के बाद भारत आ गए। भारत आने के बाद इन्होंने पूरी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद इन्होंने अपनी क्या प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत की। वो रिपोर्ट कब दी और उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई, आइए देखते हैं जरा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे बीच में। चलते हैं कि जो कैबिनेट मिशन में तीनों व्यक्ति भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद में इन्होंने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट कब दी और उस रिपोर्ट में क्या बात कही थी उसके बारे में। कैबिनेट मिशन ने अपने क्या दी, रिपोर्ट। क्या दी, रिपोर्ट। रिपोर्ट कब दी, तो तारीख याद रखनी है आपको, 16 मई 1946 को। देखो कैबिनेट मिशन का काम जो है बहुत ही फास्ट था। तो जैसे ही वो मार्च में आता है तो अप्रैल और मई, कुल मिला के 2.5 महीने के अंतर्गत, 3 महीने के अंतर्गत ये अपनी रिपोर्ट दे देता है। और रिपोर्ट कब दी, 16 मई 1946 को। और इस रिपोर्ट में उन्होंने संविधान सभा के गठन की योजना पेश की थी। किसके, संविधान सभा के गठन की, संविधान सभा के गठन की योजना पेश की। इस रिपोर्ट के अंदर संविधान सभा की गठन की योजना पेश की। एक बात समझे। अब संविधान सभा की जो गठन की योजना पेश की, तो उन्होंने क्या क्या प्रमुख बातें कही, तो इन्होंने बात की कि ये जो संविधान सभा होगी उसमें पहली प्रमुख बात, देखो प्रमुख बातें यदि देखें हम इस संविधान सभा के संदर्भ में, कि इन्होंने जो प्रमुख बातें या प्रमुख प्रावधान किए, उसमें जो पहली बात थी
उन्होंने कहा कि संविधान की जो कुल सदस्य संख्या होगी, संविधान सभा में जो कुल सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी, 389 389 सदस्य संख्या होगी। इन्होंने पहली बात ये दी कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें कुल सदस्य संख्या जो है वो कितनी होगी, 389। कितनी होगी, 389। पहली बात। दूसरी बात, अब प्रश्न ये आता है भाई सदस्य संख्या आपने बता दी कि 389, तो आखिर ये सदस्य जो हैं वो आएंगे तो कहां से आएंगे, क्या ये निर्वाचित होंगे, क्या ये मनोनीत होंगे, कब इनके चुनाव होंगे, इस बारे में एक बात थी। तो इन्होंने वो भी स्पष्ट कहा और कहा कि ये जो सदस्य हैं उनमें सदस्यों का जो चुनाव होगा, प्रत्येक सदस्य का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाएगा, ऐसा कहा। दूसरी बात। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाएगा, लेकिन आधार क्या रखें, तो उन्होंने आधार रखा जनसंख्या को। और जनसंख्या में क्या आधार रखा, इन्होंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, तो एक प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। कितनी जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये इन्होंने तीसरी बात कही। चौथी बात, उस समय हमारे देश में देशी रियासतें हुआ करती थी, राजा रजवाड़े हुआ करते थे, तो वहां के जो सदस्य हैं वो जो है वो सीधे क्या होंगे, मनोनीत किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। तो चौथी बात ये कि जो देशी रियासतों के सदस्य हैं, देशी रियासतों के सदस्य, इन देशी रियासतों के सदस्यों को क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। मनोनीत किया जाएगा, ये बात कही कि देशी रियासतों के सदस्य को क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। ये इन्होंने प्रमुख क्या रख दिए, प्रावधान या मुख्य बातें इस कैबिनेट मिशन ने रखी, जो अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को इन्होंने प्रस्तुत की थी संविधान सभा के गठन की योजना के संदर्भ में। पहली बात क्या कही कि कुल सदस्य संख्या कितनी होगी, हमारी 389 होगी, और इन सदस्यों का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा, प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा होगा। तीसरी बात, इन्होंने कही कि जो सदस्य आएंगे उनके लिए आधार क्या बनाया जाए, तो इन्होंने आधार बनाया कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि चुनेंगे, हम एक प्रतिनिधि चुनेंगे। कितनी जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर। और आगे कहा कि जो देशी रियासतें, जो राजा रजवाड़े हैं, वहां से जो है जो सदस्य हैं वो क्या किए जाएंगे, तो मनोनीत किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। क्लियर, आई बात समझ में। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं, अब ये जो 389 सदस्य आते हैं, तो इन 389 सदस्यों में से देशी रियासतों के सदस्यों को तो आपने क्या कर दिया, मनोनीत कर दिया। तो बाकी सदस्य जो आएंगे उनका चुनाव कब होता है, तो हम पढ़ते आगे कि इनका चुनाव कब हुआ और किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार आप लोग। चलते हैं इसके चुनाव की ओर। देखो फिर से रिपोर्ट जो है वो 16 मई 1946 को रिपोर्ट में संविधान सभा गठन की योजना पेश की। कुल सदस्य संख्या 389 रखी गई। प्रत्येक सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाएगा, ऐसी बात की। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और लास्ट में कहा कि देशी रियासतों के सदस्यों को क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। अब बात करते हैं ये कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन ने किसकी बात की, संविधान सभा के गठन की। संविधान सभा के गठन की बात करी। और इस संविधान सभा के गठन के संदर्भ में इन्होंने सदस्य संख्या कितनी बताई, 389 सदस्य संख्या बताई। तो इस 389 सदस्यों का जो चुनाव है वो चुनाव कब होता है, तो चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त कब होता है, 1946 में इनका क्या किया जाता है,
चुनाव किया जाता है। अब जो चुनाव होता है उसमें किसको कितनी सीटें, तो जो 389 सीटें हैं, इस 389 में से जो 93 सीट्स हैं, जो 93 सीटें हैं, ये 93 सीटें तो किसको मिल जाती है, देशी रियासतों को। किसको मिल जाती है, देशी रियासतों को। देशी रियासतों से क्या होते हैं, सीधे मनोनीत होते हैं, क्योंकि ये प्रावधान उन्होंने पहले ही कर लिया था। अब 93 जो है 389 में से 93 निकल गए तो हमारे पास बचते हैं 296। कितने बचते हैं, 296। इन 296 सीटों पर जो है वो चुनाव होता है। देखो चुनाव जो वास्तव में होता है वो कितनी सीटों पर होता है, तो 296 सीटों पर, क्योंकि 93 तो सीधे क्या हो गए थे, आपके मनोनीत हो गए थे। इन 296 सीटों में से दो प्रकार की सीटें मिलती है हमारे पास में। एक होता है आपके पास में 292 सीटें 292, और एक होती है 4 सीटें। ये जो 292 सीटें हैं 292 है, ये जो है वो जो ब्रिटिश प्रांत है वहां से चुने जाते हैं। ब्रिटिश प्रांत कितने थे, तो 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सीटों पर चुनाव, ठीक है। और ये जो 4 सीटें हैं वो कौन सी है, तो आपकी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। कौन से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। अब उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे, तो ये जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की बात की जाए तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से, देख लो यहाँ पे। उन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को हम ABCD से याद करेंगे। किससे याद करेंगे, ABCD से। ABCD। F और याद रखेंगे हम अजमेर मेरवाड़ा। क्या याद रखेंगे, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। बी से आपको याद रखना है बलूचिस्तान। क्या याद रखेंगे, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। सी फॉर याद रखना आपको कुर्ग। क्या याद रखेंगे, कुर्ग, कुर्ग कहाँ, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और डी से क्या याद रखोगे, दिल्ली, जो वर्तमान का हमारा दिल्ली है। ये 4 सीटें जो है उस समय कौन सी थी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की थी। किसकी थी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की। आई बात समझ में। देखो प्रश्न पूछा जाएगा संविधान सभा में जो है वो चुनाव कितनी सीटों के लिए होने थे, 389। हुए कितनों पे, 296 से। मनोनीत कितने, 93। कहां से, देशी रियासतों से, राजा रजवाड़ों से। जो 296 थे उन 290 सीटों में से 292 सीटें तो कहां से थी, 11 ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 सीटें कहां से थी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, ABCD से याद रखेंगे। A फॉर अजमेर मेरवाड़ा, B फॉर बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, C फॉर कर्नाटक, कुर्ग जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और D से क्या आ जाएगा आपका, दिल्ली, दिल्ली आ जाएगा। आई बात समझ में। ये था इस कैबिनेट मिशन के संदर्भ में जो संविधान सभा के गठन की योजना पेश की थी, उसका चुनाव जो है कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 को, जो उन्होंने 19 मई को रिपोर्ट दी थी, उस आधार पर जो बनाए गए। अब बात आती है, ये जो 296 सीटें हैं, इन 296 सीटों पर क्या हुए, चुनाव हुए थे। इन 296 सीटों पर चुनाव हुए, तो जो चुनाव हुआ उसके बाद में किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो देखते हैं किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई। देख लीजिए आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ में, और ऐसे ही हम कंसेप्ट से क्लास के अंदर सारी चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे ये 296 सीटें हैं, इन 296 सीटों पे जो चुनाव हुए, चुनाव में किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई, चुनाव में किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो ये जो 296 सीटें थी आपकी, इस 296 सीटों को जो वास्तव में चुनाव हुए, क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, उस चुनाव में उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई कांग्रेस पार्टी, और 296 से 208 सीटें, 208 सीटें जो है वो किसको मिली थी, कांग्रेस को। किसको मिली थी, कांग्रेस को। इन 296 में से जो 73 सीट्स हैं, जो 73 सीटें वो किसको मिली थी, मुस्लिम लीग को। किसको मिली थी, मुस्लिम लीग को। और इनमें से जो ये 15 सीटें बच जाती हैं, ये 15 सीटें जो है वो मिल गई थी अन्य छोटी मोटी पार्टियों को। कृषक पार्टी थी, प्रजा पार्टी थी, अन्य पार्टियों को 15 सीटें मिलती है। और इन 15 में से आपको याद रखना है कि 15 में से जो 8 सीट है वो 8 सीटें किसको प्राप्त हुई थी, तो निर्दलीय उम्मीदवारों को 8 सीटें मिल गई थी इन 15 के अंदर से।
तो देखो 208 किसको मिली, कांग्रेस को, 73 किसको मिली, मुस्लिम लीग को, 15 किसको मिल गई थी, अन्य पार्टियों को। तो टोटल मिला के कितनी सीट होगी आपकी, 296। सीधा प्रश्न पूछेगा कि चुनाव कितने सीटों पर हुआ, तो 296 से। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर कौन सी पार्टी आई थी, तो आपकी कांग्रेस पार्टी, जिसको कितनी मिली, 208 सीटें मिली। यदि आप इसको 70 मानते हो, कितना मानते हो, 70, तो लगभग ये जो है वो 2.5 से 3 गुना कम है। तो मुस्लिम लीग से कांग्रेस पार्टी को 2.5 गुना सीटें ज्यादा मिली है यहाँ पे। ठीक है, सीधा प्रश्न यदि बनाए कि कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग से कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें अधिक मिली। अब आपको संख्या न देके 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको ये थोड़ा सा समझना है। आई बात समझ में, ये तो कि चुनाव के बाद में जो सीटें मिली वो। अब बात करते हैं कि इनकी जो सीटें हैं वो समुदाय के आधार पर पहले बताई गई थी कि वो कितनी थी। देखिए वो कितनी सीटें थी, ये जो 296 सीटें हैं, इन 296 सीटों को किस आधार पर बताया उन्होंने, समुदाय के आधार पर, समुदाय के आधार पर जो है उन्होंने बांटा। समुदाय के आधार पर बांटा और समुदाय के आधार पर 3 समुदाय में इन्होंने सीटों को बांटा था, एक सामान्य, एक मुस्लिम और एक बांटी इन्होंने सिख के अंदर। तो इन्होंने कहा कि जो 296 है उसमें से 4 सीटें सिखों को मिलेगी, मुस्लिम लीग को मिलेगी 79 मिलेगी और सामान्य को मिलेगी 213। कितनी मिलेगी, 213। इस तरह से इन्होंने समुदाय के आधार पर ये सीटों का बंटवारा किया था। लेकिन वास्तव में चुनाव में ये मुस्लिम लीग को कितनी थी, 73, और कांग्रेस जो है सामान्य के अंदर उसको मिल गई थी 208, और जो सिख है यानी कि जो अन्य पार्टियों के अंदर सम्मिलित हो गए थे उनको कितनी मिली थी, 15 सीटें मिली थी। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। देखिए उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा में हमारे महिलाओं की संख्या आपसे पूछा जाए कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 15। कितनी थी, 15। आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी, अनुसूचित जाति की संख्या उस समय कितनी थी, तो याद रखना है 26। संविधान सभा में अनुसूचित जाति से कितनी सीटें थी, 26। प्रश्न पूछेगा अनुसूचित जनजाति से कितनी सीटें थी, अनुसूचित जनजाति से कितनी सीटें थी, तो आपका आंसर रहेगा 33। कितना रहेगा, 33। ये एक फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि जो संविधान सभा है उस संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या आपको कितनी याद रखनी है, 15। अनुसूचित जाति की संख्या पूछ ली जाए तो 26, अनुसूचित जनजाति की संख्या पूछ ली जाए तो 33। क्लियर हुआ यहाँ तक। हमने 3 प्रकार की बातें की अभी। 296 सीटें वास्तव में चुनाव में कितनी मिली, 296 सीटों में समुदाय के आधार पर कितनी थी, और यहाँ पे आपको अलग से याद रखना है कि महिला की कितनी संख्या, अनुसूचित जाति की कितनी और अनुसूचित जनजाति की कितनी। प्रश्न वो कैसा भी बनाकर हमें पूछ सकता है, इसलिए आपको सारी की डिटेल दी जा रही है। अब प्रश्न क्या आएगा आगे, ये जो सीटें हैं इस संविधान सभा में जितनी भी सीटों पर चुनाव हुए उसमें एकमात्र ऐसी रियासत थी हमारी देशी रियासत जो राजा रजवाड़ा क्षेत्र थे, वहां से एक भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं था। वह रियासत कौन सी थी, तो याद रखना हैदराबाद। कौन सी रियासत, हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका एक भी प्रतिनिधि जो है इस संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था, इस संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। ये फैक्ट के रूप में आपको एक याद रखना है। आई बात समझ में। एक लास्ट कंसेप्ट अब ये जो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के चुनाव हुए, इस संविधान सभा के चुनाव की बात करें तो आपको एक फैक्ट यहाँ पे बता दिया जा रहा है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में प्रारूप समिति के संदर्भ में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मतलब वो कहीं ना कहीं संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो यहाँ से प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान सभा में, कहां पर, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में जो है वो पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। कहां से चुने गए थे, पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है माउंटबेटन योजना के तहत, तो ये जो पूर्वी बंगाल है वो कहां चला जाता है, पाकिस्तान के अंदर चला जाता है, और वापस से संविधान सभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, रिक्त हो जाता है इनका पद वापस से। अब इनको वापस से संविधान सभा में सम्मिलित किया जाता है। तो सम्मिलित कहां से किया जाता है, तो आपको याद रखना है मुंबई प्रेसिडेंसी हमारी उस समय की, कौन सी, मुंबई प्रेसिडेंसी।
इस मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से, कौन सी सीट से, पूना से, इस पूना सीट से एक व्यक्ति थे हमारे एम.आर. जयकर। कौन, एम.आर. जयकर। इस मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से एम.आर. जयकर को क्या कर दिया जाता है, त्याग पत्र दिलवाया जाता है। क्या दिलवाया जाता है, त्याग पत्र दिलवाया जाता है। और त्याग पत्र दिलवाने के बाद में इस सीट पर वापस से क्या किए जाते हैं, उपचुनाव किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, उपचुनाव किए जाते हैं। और उपचुनाव के अंदर ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो वापस से क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, वापस से विजयी होते हैं और संविधान सभा में सम्मिलित होते हैं। क्लियर हुआ। प्रश्न क्या पूछेंगे आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा में कौन सी सीट से थे, पहले तो थे पूर्वी बंगाल से, बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से, किसकी जगह, एम.आर. जयकर। ये याद रखना आपको प्रश्न पूछने के लिए, डीपली ज्यादा बनाएगा तो एम.आर. जयकर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी सीट से, पूना, मुंबई प्रेसिडेंसी थे। इनका पद क्या किया गया, इनको त्याग पत्र दिलवाया जाता है और वहां पर क्या किए जाते हैं, उपचुनाव। और उपचुनाव में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या होते हैं, निर्वाचित, और वापस से वो कहां सम्मिलित हो जाते हैं, संविधान सभा के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये था हमारा इस कैबिनेट मिशन के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, इसका गठन कब हुआ, इसकी घोषणा कब हुई, भारत कब आया, कौन कौन व्यक्ति आए थे, इन्होंने संविधान सभा की जो गठन की योजना पेश की उसमें क्या प्रमुख बातें थी। तो हम ब्रीफली एक बार रिवीजन करते हैं रोज की तरह। आइए देखते हैं क्या है। देखिए जो हमारा कैबिनेट मिशन है उसकी तारीख 1946 याद रखनी है। सबसे पहले लॉर्ड ऑफ हाउस के अंदर जो उस समय कौन थे हमारे भारत सचिव, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस साहब जो है उन्होंने लॉर्ड ऑफ हाउस के अंदर एक प्रस्ताव रखा था कि भारत के अंदर जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर करना है। इसके लिए इन्होंने कैबिनेट मिशन का एक प्लान बनाया था। तो इसकी जो है मंजूरी भी मिल गई, ठीक है, किसके द्वारा, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। कौन सी पार्टी से थे, तो लेबर पार्टी से। कौन सी पार्टी से, लेबर पार्टी से। इन्होंने फिर घोषणा की, घोषणा कब की, 14 मार्च 1946 को। 14 मार्च 1946 को इन्होंने घोषणा की और उसके 10 दिन बाद मतलब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहां आ गया, भारत आ गया। ठीक है, अब भारत आया तो भारत में कौन कौन आए, 3 व्यक्ति आए थे। 3 व्यक्ति आए थे। कौन, पहले तो आगे थे हमारे पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, जो कि वहां के अध्यक्ष थे। दूसरे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और लास्ट में कौन, तीसरे नंबर पे तो एवी अलेक्जेंडर जो कि नौ सैन्य मंत्री थे। इन्होंने 16 मई 1946 को क्या दी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में क्या दिया, संविधान सभा के गठन की योजना। और संविधान सभा के गठन में प्रमुख कितनी बातें बताई इन्होंने, 4 बातें। पहली बात कि इनकी सदस्य संख्या कितनी रखी जाए, 389। 389 सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाएगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा प्रत्येक सदस्य का। लेकिन इन्होंने इसको आधार किसको बनाया, जनसंख्या को, कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि, 1 प्रतिनिधि आएंगे। और लास्ट में इन्होंने कहा, क्या कहा, कि जो देशी रियासतों से सदस्य वहां से जो राजा रजवाड़े हैं, जो देशी रियासत है वहां के सदस्यों को क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। फिर संविधान सभा के अंदर ये जो 389 सदस्य इनका क्या किया जाता है, चुनाव। तो चुनाव में जो देशी रियासत है उसकी सीटें कितनी थी, राजा रजवाड़ों की सीटें कितनी थी, तो 93, बची कितनी, 296। तो वास्तव में चुनाव कितनी सीटों पर हुए, 296। उनको 2 भागों में बांट दिया, 292 + 4, 292 सीटें किसकी थी, 11 ब्रिटिश प्रांतों की और 4 किसकी थी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से, तो याद रखेंगे हम ABCD। A फॉर अजमेर मेरवाड़ा, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर पूर्वी कर्नाटक, D फॉर दिल्ली। और 11 ब्रिटिश प्रांत जो 292 सीटें थी। अब ये जो 296 सीटें थी, इन 296 सीटों का जब चुनाव हुआ तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा सबसे अधिक सीटें किसको मिली, कांग्रेस पार्टी को। कितनी मिली, 208 सीटें। कितनी, 208 सीटें। मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी, 73। और जो निर्दलीय लोग हैं उसको कितनी मिली थी, 8। और अन्य पार्टी जो है वो टोटल 15 में से 8 जो है वो निर्दलीय की थी, ये याद रखना है। अब समुदाय के आधार पर बात की जाए, समुदाय के आधार पर सामान्य थे, मुस्लिम थे और सिख थे। सामान्य को 213 थी, मुस्लिम को 79 थे और सिख को कितनी थी, 4 थी। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी, 15। संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी, तो 26। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या कितनी, तो 33। क्लियर है। और एकमात्र ऐसी रियासत कौन सी थी जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी, एक भी प्रतिनिधि चुना नहीं गया था, तो वो थी हमारी हैदराबाद रियासत। कौन सी, हैदराबाद रियासत। इसके बाद आपको समझाया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे उनके साथ क्या घटना घटी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पहले तो संविधान सभा में कौन सी सीट से थे, पूर्वी बंगाल से थे।
पूर्वी बंगाल जो है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो वो कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान, तो वह सीट वापस से रिक्त हो जाती है। तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर को शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की जो पूना सीट है, उस पूना सीट से एमआर जयकर को क्या दिलवाया जाता है, त्याग पत्र दिलवाया जाता है। और त्याग पत्र दिलवाकर वापस उस सीट पर क्या होते हैं, उपचुनाव होते हैं। और उपचुनाव में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो क्या होते हैं, निर्वाचित और संविधान सभा में वापस से क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान के संदर्भ में 1946। तो यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर ले, आपसे रिक्वेस्ट है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली वो कैसे शुरू होती है, उसके संदर्भ में हम आगे बात करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।